आवाज ऑन हो। ऑन है। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के पोर्टल पर एक बार फिर। ये है हमारी तीसरी क्लास, नहीं चौथी क्लास। और चौथी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अब अपने प्री ऑपरेशनल स्टेज से आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और साथ साथ में आप पढ़ेंगे इसके साथ फॉर्मल स्टेज। दोनों है, क्योंकि जो बेसिक जो जरूरत वाली और जो समझने वाली थी वो शुरुआत की दोनों थी। इस क्लास के बाद एक क्लास और देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जिसमें एडेप्टेशन, एसिमुलेशन, इक्विवेलेंस सब कुछ। ठीक है जी, चले आइएगा फटाफट देखते हैं इस क्लास के दौरान आप क्या पढ़ेंगे। तो आज अब हम पढ़ चुके हैं अपनी किस स्टेज पर, तीन। देखिए तीसरी जो स्टेज है उसको हम कॉन्क्रीट बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हमारी होती है स्टेज, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्री ऑपरेशनल में कमियां थी वो यहाँ क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। तो मतलब जहाँ कंजर्वेशन वाली बात अगर आपके सामने आएगी, या फिर आपको भाई सेंट्राइजेशन वाली बात थी, या आपके सामने बात थी एनिमिज्म वाली थी, तो जो जो था वो सारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे अब अगर आप देखेंगे तो जो ये स्टेज है, तो हम जानते हैं इस स्टेज को जो दिया गया है वो 7 to क्या होता है, 11 ईयर्स का। अब 7 से 11 साल का जो बच्चा है, जो सिंबॉलिक थॉट आपको पता चलता है कि धीरे धीरे डेवलप होता है, कहाँ पर जाकर, प्री ऑपरेशनल के इंट्यूटिव पीरियड में, यहाँ जाके वो लॉजिकल बनना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज में ना अगर आप देखेंगे तो जैसे, तो सबसे पहले वाली बात पर होते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो अगर आप इस बात को देख के चलेंगे कि ये क्या है, तो REVERSIBILITY, ओ सॉरी ई लग गया, है ना, रिवर्सिबिलिटी। तो देखिए रिवर्सिबिलिटी के बारे में जब आप बात करेंगे तो इसको समझना कैसे होगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है पलटावी। और जो पलटावी होता है तो इसका मतलब ये एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें बच्चा अब क्या है, आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ, दोनों की तरफ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो यहाँ अगर आप इसे नॉर्मल मैथमेटिकल उसमें समझा जाता है ज्यादा, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या है, जोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ उसकी वैल्यू देना शुरू कर देता है। अब तो यहाँ पर बच्चा ये समझ जाता है कि A+B = क्या है, 4 है। तो यहाँ पर वो ये भी समझ जाता है कि 4 = क्या होगा, A+B। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि A माइनस या A प्लस में what = 4। तो ये सारी की सारी चीजें उसे क्या है, समझ में आ जाती है। इन शॉर्ट में आपसे कहूँ तो अब वो 1 से लेके क्या कर सकता है, 100 भी कर सकता है, और 100 से लेके वो क्या कर सकता है, 1 भी कर सकता है। तो इसे ही हम रिवर्सिबिलिटी या पलटाई बोलते हैं, कि बच्चों के बीच में ये होता है। बस उसे ये नहीं होता कि अब संख्या इधर से उधर हो रही है, लेकिन वो समझ जाता है कि नंबर अगर आगे पीछे भी होगा तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ। अब इसके बाद उसके अंदर एक दूसरी जो चीज आ जाती है वो यहाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कंजर्वेशन। तो अगर किसी ने पूछा कि रिवर्सिबिलिटी की कमी क्या है, तो पहुंच जाना प्री ऑपरेशनल में। और रिवर्सिबिलिटी कहाँ जाती है, तो पहुंच गए तुम कॉन्क्रीट में। अब यहाँ पर कंजर्वेशन का, अब ये देखिए कंजर्वेशन है, CON। मैं कुछ जल्दी नहीं लिख देता आजकल। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ना जल्दबाजी में थोड़ा ध्यान रखा करो। अच्छा, कंजर्वेशन का मतलब जो होता है संरक्षण, क्योंकि दिमाग जब तेज चलता है ना, तो यही प्याजे भी इस बात को बड़े प्यार से, कि जब आपका दिमाग तेज चलता है तो आपकी जो लिखने की गति हो जाती है वो धीमी हो जाती है। तो इसमें आप जब जो भी जो आपने देखा ना, बहुत सारी चीजें स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा इसी तरीके से, कि हमारा जो मस्तिष्क का जो स्पीड जितनी तेज होती चली जाएगी सोचने की, उतना ही दूसरे जो सेंसेस हैं वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं एक साथ। तो अगर इस पर बात करते हैं कि कंजर्वेशन जो है वो संरक्षण है, अब संरक्षण का क्या मतलब होता है, तो यहाँ ये कहना चाहता है कि भाई इसमें एक ही बेसिक एग्जांपल आपने सुना और तो कंजर्वेशन होता है, इसका मतलब बच्चे को ये समझ में आ जाती है कि अगर दो वैल्यू, कुछ एक वैल्यू बड़े वाली ऐसी है और एक वैल्यू चौड़े वाली ऐसे है, इन दोनों में क्या है, 1 ही लीटर पानी गया था, 1 ही लीटर क्या है, पानी भरा गया। यहाँ पर भी 1 लीटर भरा गया और यहाँ पर भी 1 लीटर। तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि जो ये वाली बात है, कि जो 1 लीटर वाला है ये क्या है, बड़ा है। अगर, और ये क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, बिग है, और ये क्या है, स्मॉल।
अगर वो इस बात को नहीं समझ पा रहा तो इसका मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन है, और अगर लैक ऑफ कंजर्वेशन है तो किस में पहुंच जाएगा, प्री ऑपरेशनल में। तो एक बात याद रखना कि इसकी जो भी स्थिति आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, अगर कोई भी लैक दिख जाए तो उसे पीछे भेज देना, और अगर उसमें सुधार हो जाए तो उसे यहां रख लेना। तो अगर ये कहता है कि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब उसे कंजर्वेशन आता है। अगर ये कहता नहीं ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है तो इसे कंजर्वेशन नहीं आता। तो अगर उसे लैक ऑफ कंजर्वेशन होगा तो कहां पहुंचेगा, प्री ऑपरेशनल में। और अगर इसे पता चल जाएगा, तो जैसे अगर मैं आपके सामने बात रखूं तो मान लीजिएगा कि ये एक पानी की बोतल है जो बहुत बड़ी सी है, और इसमें एक गिलास पानी ये पूरा का पूरा आ जाता है और भर जाती है। तो जब बच्चा देखेगा तो उसकी नजरों में लगेगा कि जो बड़े वाली पानी की बोतल है ना ये बड़ी है और ये क्या है, छोटा है। तो अगर वो ये बड़ी और छोटी का ज्ञान बता रहा है तो इसका मतलब उसे समझ नहीं आई कंजर्वेशन की। अगर समझ नहीं आई तो इसका मतलब ये कहाँ पहुंच जाएगा, प्री ऑपरेशनल में। लेकिन वो समझ जाएगा कि ये अगर ये गिलास का पानी इसको भर देता है पूरा, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी क्या है, समान, चाहे देखने में कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रख के चलिएगा कि जहां जब वो समझ जाए तो इसका मतलब उसके अंदर कंजर्वेशन आ गया, और अगर वो समझा नहीं तो उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन। जैसे नॉर्मल इंसान के अंदर मान लीजिएगा, सब इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। लेकिन छोटा बच्चा ये बोलेगा कि जितना मोटा आदमी होगा उसमें जितना ज्यादा ब्लड होगा, तो इसका मतलब उसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन। उसे नहीं पता कि ब्लड की जो मात्रा है वो हर ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, समान। तो एक बात याद रखना कि जब भी इस बच्चे को इस समझ में आ जाए कि दिखने वाली चीज जिसकी कैपेसिटी समान है, चाहे वो दिखने में बड़ी हो चाहे चौड़ी हो, अगर उसकी कैपेसिटी समान है तो इसके कंजर्वेशन का फॉर्मूला उसे आ गया। या आप उसे कहते हैं कि एक बच्चे को समझ जाए कि उसे एक बड़े वाली उसकी डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिलती है 150 रुपए वाली, और उसे बेटा 15 चॉकलेट मिलती है 10 वाली। तो अगर उसे ये लगेगा कि उसे छोटी छोटी ये 10 चॉकलेट ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें कंजर्वेशन की क्या है, लैक है। और अब वो समझ जाएगा कि यार बड़े वाली 10 ले ले या ये बड़े वाली 1 ले ले या छोटे वाली 10 ले ले, सब क्या है, बराबर। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन किस में जाएगा, प्री ऑपरेशनल में, और कंजर्वेशन जब आ जाएगा, संरक्षण आ जाएगा, वो यहाँ क्लियर ये वाली बात। अब यहाँ पर इस स्टेज की एक सबसे खास बात होती है लॉजिकल थिंकिंग। इस स्टेज की सबसे खास बात होती है ये वाला लॉजिकल। जहां सिंबॉलिक थॉट में अभी तक लॉजिकल नहीं सोच रहा था, वो यहां पर क्या सोचने लगा, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगा। इस बात को अगर मैं आपसे कहूं कि तर्क चिंतन, तो जो तर्क चिंतन है वो ऐसा ही था जैसे कंजर्वेशन में भी वो क्या करना शुरू कर देता है, दिमाग लगाना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में क्या करना लगता है कि वो हर चीज में क्या है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पर अगर उसके दिमाग में आ जाए कि ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये है, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 6, तो पूछेगा तो लॉजिक उसके दिमाग में आएगा कि जो नंबर है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और अगर नंबर आगे बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो गई कि इस बच्चे को इस बात का पता चल गया कि वस्तुओं के साथ लॉजिक लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो याद रखना लॉजिकल थिंकिंग जो स्टार्ट हो जाती है बच्चे में, वैसे तो ये मेरे बच्चे अगर आप मुझसे पूछोगे तो प्री ऑपरेशनल के लास्ट में शुरू हो जाता है, लेकिन पूरी तरह अगर बात करेंगे तो आपको यही देखने को मिलता है। अब जब ये हो जाता है तो इसके बाद यहां पर ये वाली बात एक और आ जाती है, यहां पर होता है वेव ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, या फिर कहते हैं एंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। क्या बोलेंगे, एंड ऑफ ईगो सेंट्रिक बिहेवियर। अहम केंद्रिकता का अंत। इसका मतलब अगर अहम केंद्रिकता का अंत वाली बात होगी तो यहां लिखना, अब वो क्या करना आता है, शेयर करना उसे क्या आ जाता है पसंद, शेयरिंग क्या करने लगता है, करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब जब वो दोस्तों में बैठता है तो अपनी टॉफी अपने दूसरे दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहन को वो क्या करना शुरू कर देता है। अब तो उसने ये समझ में आ जाता है कि जो वो बोल रहा है उसकी वो ऑलवेज राइट नहीं हो सकता। उसे समझ में आ जाती है कि जो वो पहले कहता था आई एम ऑलवेज राइट, तो उसमें समझ आ जाएगा नहीं नहीं, हमेशा मैं ऑलवेज राइट नहीं हो सकता, कभी कभी क्या मैं हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं। तो इस तरीके से वो इन सारी चीजों को समझ में आना शुरू कर देता है। अच्छा, अगर इसी तरीके से आपने देखा था लॉजिकल थिंकिंग के बाद, तो यहां पर एक और हमारे सामने बात आ जाती है कि यहां पर बच्चे के अंदर जो हमने पीछे था सेंट्राइजेशन, तो आपने हमसे ये देखा था कि एक था सेंट्रिक और एक क्या था, डिसेंट्रिक। तो आप इसे ये कह सकते हैं कि यहां पर जो बच्चा है डिसेंट्रिक हो जाता है।
क्या हो जाता है जी, डिसेंट्रिक हो जाता है। अब देखो ईगोसेंट्रिक एक बात था, और डिसेंट्रिक होना या डिसेंट्राइजेशन होना। तो अगर डिसेंट्रिक होगा तो डिसेंट्रिक का मतलब एक बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा कि जो पहले केंद्र हुआ करता था वो विकेंद्र हो गया। जो केंद्र हुआ करता था वो विकेंद्र हो गया, और जी डी के साथ यहाँ पर उसके अंदर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो गई। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसके अंदर डेवलप हुई है, तो इसका मतलब वो किसी एक एस्पेक्ट को नहीं ढूंढता। अब वो चीजों के क्या है, आजू बाजू ऊपर नीचे सब वो ये देखता है कि टुडे जो आज वो फैसला लेगा वो उसके फ्यूचर में उसे कैसे मदद देगा, या वो एक चीज का एक पहलू नहीं, एक चीजों के कई पहलू, अलग अलग बातों को सोचना शुरू कर देता है। जैसे आप जब ये समझ रहे हैं कि मैं आपको प्याजे समझा रहा हूं, तो एक बच्चा प्याजे छोटा करके, सर जी इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, इतना नहीं आता, तो वो बस आज पर ध्यान दे रहा है। इसका मतलब क्या था, सेंट्रिक था। लेकिन एक प्याजा की हमें आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम में, चाहे भाई डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो, एडब्ल्यूएस हो, या कहीं पर भी हो, सब जगह मदद करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डिसेंट्रिक। और इसे आप कह सकते हैं यहाँ जो बच्चा हो जाता है वो क्या हो जाता है, ओपन एंडेड हो जाता है, और वो चीजों को एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव की तरफ देखना, जानना और शुरू कर देता है। इसी स्टेज की एक सबसे खास बात और होती है, और इस स्टेज की खास बात होती है मेरे बच्चे याद रखना, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग। यहां एक बात याद रखना, REASONING। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है, यहां पर क्या बोलागा, आगमन, आगमन नाथ, नात्मक तर्क शक्ति। तो आगमनक तर्क शक्ति का मतलब होगा कि अब वो चीजों को क्या है, जरूरी नहीं कि जो से रूल टीचर ने दिया था वो उसी को एजिटेट करेगा। अब वो क्या करेगा, पहले चीजों में क्या लगाएगा, लॉजिक लगाएगा। लॉजिक लगाने के बाद उसका क्या करेगा, एग्जाम्पल तैयार करेगा। उस एग्जाम्पल के बाद वो उसे रूल के तरीके से अपनी बुद्धि में क्या है, संभालेगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडक्टिव रीजनिंग बच्चे में किस स्टेज में डेवलप हो जाती है, तो याद रखिएगा ये स्टेज होती है हमारी कौन से वाली स्टेज, ये हमारी होती है अपनी तीसरी स्टेज, जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में उस बच्चे के साथ ये वाली सारी चीजें आ जाना शुरू। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि इंडक्टिव रीजनिंग के बाद भी, तो मेरे बच्चे एक ही बात याद रखना, कॉन्क्रीट स्टेज ऐसी होती है जो टोटली किस पर बेस होती है, लॉजिक बेस्ड। तो इन शॉर्ट में जो आपसे बोल, जहां बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, लॉजिक बेस्ड होती है, तो याद रखिएगा इसका मतलब वो प्री ऑपरेशनल से निकलकर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ गया। यहां इसी चीज में एक चीज और आपके सामने आती है, ये वो स्थिति होती है जिसमें बच्चा क्या है, लॉजिक लगाता है। लॉजिक लगाने के बाद वो यहाँ डिफरेंस करना शुरू, DIFFERENCE, डिफरेंस क्या है, उसमें क्या है, अंतर करना शुरू कर देता है। यहां पर इसी स्टेज के अंदर एक चीज और आती है, जिसमें वो बच्चा जब चीजों को देखता है, जानता है, पहचानता है, तो इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या है, वेट के बारे में जानना शुरू कर देता है कि भाई वजन क्या है। अगर उसके बाद वो आएगा तो उसका मतलब वजन क्या होता है ये जानना शुरू कर देता है। उसे समझ में आ जाता है कि सॉलिड क्या होता है, उसे ये समझ में आ जाता है कि लिक्विड क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके सवाल नहीं आते, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ इस सिचुएशन तक बच्चे के अंदर क्या होता है, लंबाई संख्या, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो जब भी आप इस चीज को जान के चले, तो एक बात आपने मेरी जो समझी होगी, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज याद रखिएगा एक सबसे सिंपल साधारण बात बताता है कि जो कमियां प्री ऑपरेशनल में रही थी, उस कमियों को पूरा करके आगे बढ़ना हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज कहलाती है, जिसमें हम लॉजिकल रूप से सोचते हैं। जो हमारे सामने चीजें होती हैं हम उसे ऐसे ही नहीं मान लेते, दिमाग लगाते हैं। हम चीजों में डिफरेंस देखना शुरू कर देते हैं कि चीजों में डिफरेंस कैसे होता है। हम चीजों को होल में देखना शुरू कर देते हैं। हम लंबाई, नंबर, ये सारी वेट देखना शुरू कर देते हैं। हम जब रिवर्सिबिलिटी मतलब चीजों में आगे भी जा सकते हैं और आगे से फिर पीछे भी आ सकते हैं। हम चीजों में देख लेते हैं कि किसी चीज की जितनी क्वांटिटी है वो दिखने में चाहे छोटी और बड़ी हो, लेकिन उसमें अगर 1 लीटर है तो बड़े में भी 1 लीटर आएगा, छोटे में भी 1 ही लीटर आएगा। उसके बाद चाहे 10 चॉकलेट 150 वाली ले लो, चाहे 150
50 की एक ले लो, पैसे दोनों के क्या लगेंगे, बराबर लगेंगे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो हमने बात किया था लॉजिकल थिंकिंग, हर चीज में वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है कि किस तरीके से सीक्वेंस बड़ा है, और वो डिसेंट्रिक हो जाता है, विकेंद्रीकरण हो जाता है जब वो एक चीज से लेके अलग अलग पहलुओं पे सोचना शुरू कर देता है। वो ओपन एंडेड हो जाता है, उसे ये नहीं लगता कि आज का काम आज ही होगा, वो सोच के चलता है कि ये वाला काम उसे लाइफ में आगे भी क्या देगा, मदद देगा। उसके बाद हम वो ये नहीं सोचता कि मैं हमेशा सही हूं, तो कोई दूसरे भी क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। इसके बाद वहां पर उसमें जो इंडक्टिव रीजनिंग है, वो चीजों को लॉजिक लगाने के साथ चीजों में क्या करना शुरू कर देता है, एग्जाम्पल रूल सब बनाना शुरू कर देता है। तो इन शॉर्ट कॉन्क्रीट आते आते बच्चे में बहुत सारी समझ आना शुरू हो जाता है। अभी तक वो जो उसके आज जो सामने चल रहा था वो समझ जाता है। अब उसके सामने की स्टेज आती है जिसमें वो आगे का सोचना शुरू कर देता है, और जब वो आगे का सोचना शुरू कर देता है तो हमारी वो अंतिम स्टेज कहलाती है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक, क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, उस अवस्था में हमारे सामने जो आता है, देखिए बच्चा फॉर्म में आ जाता है। तो इसका क्या आता है, ये बच्चा क्या आता है, फॉर्म में। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी अपने पूरे जोश में होता है, होश में होता है, हवास में होता है, तो इसका मतलब जोश में होना, होश में होना, और यहाँ पर उसके साथ क्या हो, दिमाग लगाना। और वो जो दिमाग लगाता है वो सिर्फ आज पर नहीं लगाता, वो आने वाले क्या है, कल पर भी लगाने लगता है। आने वाले कल का मतलब यहाँ होगा कि जो चीजें मिसिंग है उसके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है। फॉर्मल एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे के सामने जो जो चीजें आती चली जाती हैं, उस स्टेज में हम अगर इसके बोले तो ये जो स्टेज थी हमारी क्या 11 एंड अबव है, 11 एंड अबव। तो नॉर्मली अगर आप किताबें देखेंगे तो उसको 11 से 15 लिख देते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम एग्जाम में जाओगे तो आपको 11 से 15 ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसी के साथ इस स्टेज का सबसे ज्यादा अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब अमूर्त जो चिंतन है, तो ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्यूचर वाला। अब यहाँ अगर आप इसे कहें तो ये है मिस्टर इंडिया जैसा, मतलब जो चीज नहीं दिख रही लेकिन आप उसके बारे में फील कर रहे हैं कि हाँ ऐसी कोई चीज हो सकती है। आप जो आज पढ़ रहे हैं, मतलब ये वाली कि आज अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में आपका एग्जाम चल रहा है, तो इसका मतलब आज की टुडे की पढ़ाई आप कब के लिए पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम के लिए। तो ये वाला भी आपका एक तरीके का क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जब भी बच्चा होता है तो याद रखिएगा उसके सामने सीन अगर कोई चीजें हैं वो नहीं है, वो उन चीजों को भी सोच पाता है जो उसके लिए क्या है, अनसीन है। मतलब जो देखा नहीं उसके बारे में भी अगर वो फील कर लेता है, वो समझ लेता है, तो उसकी क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बन जाती है। और इसी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को आगे बढ़ाते टाइम जब उसके सामने कुछ चीजें आती हैं तो वो चीजों को क्या करना शुरू करता है, एब्स्ट्रैक्ट रूल शुरू कर देता है। इस स्टेज की एक सबसे बड़ी जो अवस्था होती है, इसको बोला जाता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। और यही इसकी सबसे खास बात है, अगर आप ये सोच लेंगे, वरना कुछ भी नहीं सोचना, बस मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच लेना, ये हमारी इस स्टेज की सबसे बड़ी क्या है, खासियत है। तो इसमें हाइपोथेटिक तो एक होता है जो इम्पोर्टेंट हाइपो तो हाइपोथेटिक, इसको एक दोबारा लिख देता हूँ। तो जो हाइपोथेटिक है, अब ये आपके दिमाग में आएगा कि इसके सामने क्या होगा। तो जो हाइपोथेटिक वर्ड लिखा होगा आप इसे जरा समझिएगा किस तरीके से। तो हाइपोथेटिक जो होगा, तो हाइपोथेटिक जो वर्ड होगा इसको बोला जाता है परिकल्पना। क्या बोला जाता है, परिकल्पना। बेटा HYPOTHETIC याद रखना है ना। हाइपोथेटिक साथ में क्या होगा, डिडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग, DEDUCTIVE, है ना। अब देखिएगा, तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है इसे बोला जाता है परिकल्पना निगमन। परिकल्पना निगमन।
अब ये परिकल्पना निगमन क्या होता है, ये समझने वाली बात है। तो देखिएगा, आप जब किसी चीज के परिकल्पना करते हैं तो आप किसी के बारे में एज्यूम करते हैं, किसी चीज का सही और गलत अनुमान लगाना, या किसी चीज में से किसी चीज को निकालना, या किसी चीज को आप किसी तरह सीधे कह सकते हैं, किसी में आप क्या लगा सकते हैं, लॉजिक। तो ये हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग होती है, इसके बारे में बस एक ही बात दिमाग में रखिएगा कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग होती है कि जब आप चीजों में आगे जो नहीं है आपके चीज, और आप उसके मतलब बिना देखे बिना जाने भी उसके बारे में लॉजिक लगा लेते हैं, या उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी समस्या में फंस जाते हैं और आपके पास कोई दूसरा मददगार नहीं होता, लेकिन आप उस समस्या से खुद को निकालने के लिए क्या करते हैं, आप थिंकिंग लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लगाते हैं, प्रोसेस लगाते हैं, और आप उस दिमाग से निकलते हैं। जैसे आपके सामने कोई भी मैथ का सवाल आएगा और मैथ का सवाल आपको किसी ने समझाया नहीं, लेकिन आप सोल्व कर देंगे। जैसे एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा, मान लीजिएगा आपने वो कभी पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन आप उसे उस थ्योरी के साथ रिलेट करके क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो इस स्टेज की जो सबसे खास बात होती है, इसका हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, जो इसको सबसे आगे लेके चलता है। अब अगर आप इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ जाते हैं, तो ये जब स्टेजेस खत्म हो जाती हैं हमारे सामने, तो इस स्टेजेस के बाद हम इसमें जो पढ़ेंगे, इसकी एक अंतिम क्लास और होगी, जिस अंतिम क्लास में हम इसके मेन पॉइंट और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।